जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले दोस्तों, सोचिए अगर आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 अल्फा को किसी विदेशी इंजन की डिलीवरी का इंतजार ही ना करना पड़े। अगर इसके इंजन की सप्लाई चेन किसी दूसरे देश की पॉलिसी, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या फिर इंटरनेशनल क्राइसिस से प्रभावित ही ना हो, और अगर 2030 के दशक तक में जब तेजस मार्क 1 अल्फा अपने मिड लाइफ अपग्रेड फेज में पहुंचे, तब भारत के पास खुद का एक ऐसा फाइटर इंजन मौजूद हो जो लगभग 90 किलोटन का थ्रस्ट प्रदान कर सके। और यही वजह है कि कावेरी 2.0 से जुड़ी ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ एक इंजन की नहीं है, कहानी है भारत के उस इंजन प्रोग्राम की जो दशकों पहले शुरू हुआ, अपनी शुरुआती परफॉर्मेंस लिमिटेशन की वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बाहर भी हो गया, लेकिन अब एक बिल्कुल नया आर्किटेक्चर और अलग भूमिका के साथ दोबारा वही इंजन वापस आया है। और आज की मीडिया रिपोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी है। तो आखिरकार कावेरी 2.0 को लेकर ऐसा क्या है? क्या ये वास्तव में तेजस मार्क 1 अल्फा में आने वाला है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भारत इस बार अपने फाइटर इंजन बनाने के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, भारत का इंडिजिनस फाइटर इंजन बनाने का सपना कोई आज का नया सपना नहीं है। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी और इसका उद्देश्य था कि भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए खुद का टर्बोफैन इंजन विकसित करे। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस प्रोग्राम के साथ। लेकिन फाइटर इंजन बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में से एक है। एक फाइटर इंजन को सिर्फ थ्रस्ट पैदा करना नहीं होता है, उसे हज़ारों डिग्री का अत्यधिक तापमान सहन करना होता है, अत्यधिक प्रेशर सहन करना होता है, हाई रोटेशनल स्पीड और लगातार बदलते ऑपरेटिंग कंडीशन में रिलायबल तरीके से काम करना होता है। और सबसे मुश्किल हिस्सों में आते हैं हाई प्रेशर कंप्रेशर, टर्बाइन टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, कूलिंग टेक्नोलॉजी और हाई टेम्परेचर मेटलर्जी। कावेरी प्रोग्राम को शुरुआती दौर में परफॉर्मेंस और वेट जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पुराने कावेरी डेरिवेट से लगभग 49 से 52 किलोटन के आसपास जो थ्रस्ट है, इससे हमें अगर हम बात करें क्षमता है वो बताई गई, जो आधुनिक फाइटर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं मानी गई। नतीजा ये हुआ कि तेजस के प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट में कावेरी की जगह विदेशी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ गया, और यहीं से भारत के फाइटर इंजन डिपेंडेंसी की समस्या सामने आई। अब तेजस मार्क 1 अल्फा और जनरल इलेक्ट्रिक में जो डिपेंडेंसी है, ये काफ़ी गंभीर है। आज तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पावर प्लांट है F404 फैमिली का इंजन, जो कि है F404 IN-20। ये एक प्रूवन फाइटर जेट इंजन है और तेजस प्रोग्राम के लिए इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं है कि इंजन विदेशी है। समस्या तब पैदा होती है जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन पूरी तरीके से एक्सटर्नल सप्लाई चेन पर निर्भर हो। अगर किसी कारण से इंजन की डिलीवरी डिले होती है तो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन पे भी असर पड़ सकता है, और यही लेसन भारत को पिछले कुछ वर्षों में कई डिफेंस प्रोग्राम से मिला है। एयरक्राफ्ट बनाना एक का बात है, लेकिन उसके लिए इंजन लगातार उपलब्ध करवाना बिल्कुल दूसरी बात। यही कारण है कि इंडिजिनस फाइटर इंजन को सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के रूप में देखा जाता है। अब यहीं से कावेरी 2.0 की कहानी और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कावेरी 2.0 को केवल पुराने कावेरी इंजन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बनाने की योजना नहीं बताई जा रही है। अब इसके बजाय इंजन कोर को फंडामेंटली रीडिज़ाइन करने की बात सामने आई है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये अप्रोच ये है कि पुराने डिज़ाइन की लिमिटेशन को पकड़कर उसी को थोड़ा थोड़ा सुधारने के बजाय एक ज़्यादा मॉडर्न कोर आर्किटेक्चर तैयार किया जाए, और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा हाई प्रेशर कंप्रेशर यानी HPC। किसी मॉडर्न फाइटर जेट इंजन में कंप्रेशर का परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंप्रेशर इनकमिंग एयर को कंप्रेस करता है, जिससे कंबशन प्रोसेस जो है उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन पैदा होती है। अगर कंप्रेशर ज़्यादा एफिशिएंट है तो इंजन बेहतर तरीके से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। कावेरी 2.0 के केस में जो रीडिज़ाइंड HPC पर विशेष ध्यान देने की बात है वो सामने आई है। इसके साथ सिंगल पीस जो ब्रिस्क है यानी कि ब्लेड और डिस्क को एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट के रूप में बनाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी प्रस्तावित है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कंपोनेंट वेट कम किया जा सकता है, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी घट सकती है और एयर फ्लो लीकेज को कम करने में मदद मिल सकती है। और फाइटर इंजन में हर किलोग्राम और हर परसेंटेज एफिशिएंसी मायने रखती है। तो अब ये 90 किलोटन का आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 90 किलोटन थ्रस्ट की जब बात आती है तो रिपोर्ट्स के अनुसार कावेरी 2.0 के लिए लगभग 55 से 60 किलोटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 90 से 100 किलोटन मैक्सिमम थ्रस्ट का टारगेट बताया गया है। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि ये आंकड़े डेवलपमेंट टारगेट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंजन आज ही 90 से या 100 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो पैदा कर सकता है। किसी एयरक्राफ्ट इंजन का एक्चुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी साबित करने के लिए लंबा डेवलपमेंट, ग्राउंड टेस्टिंग
इंड्योरेंस टेस्टिंग और फ्लाइट टेस्टिंग के साथ साथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस ज़रूरी होता है। लेकिन टारगेट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने कावेरी डेरिवेटिव की लगभग 49 से 52 क्लिंटन क्लास की परफॉर्मेंस से ये एक बड़ा जंप होगा। और यही जंप कावेरी को एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मीडियम थ्रस्ट फाइटर एक जो इंजन है उस कैटेगरी में ला सकता है। तो अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तेजस मार्क 1 अल्फा का F404 इंजन हटाकर सीधे कावेरी 2.0 लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में इंजन बदलना सिर्फ इंजन निकालकर दूसरा इंजन लगाने जैसा काम नहीं होता है। एयरक्राफ्ट के इंजन माउंटिंग पॉइंट्स, एयर इनटेक, फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इंजन कंट्रोल सिस्टम, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट तक प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए अगर कावेरी 2.0 भविष्य में तेजस फैमिली में इस्तेमाल होता है तो एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन के लिए एक्सटेंसिव इंजीनियरिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। यानी आज की तारीख में इसे तेजस मार्क 1 अल्फा का कंफर्म रिप्लेसमेंट इंजन कहना सही नहीं होगा। ज़्यादा सही तरीके से देखें तो ये एक ऐसा इंडिजिनस इंजन कॉन्सेप्ट है जिसके फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हम मान सकते हैं कि कंफर्म है, लेकिन मौजूदा तौर पर हमें F404 पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फिलहाल ये ज़्यादा सी बातें जो हो रही हैं ये मिड लाइफ अपग्रेड की हो रही हैं, और ये सब जो भी होगा ये मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान ही होगा, और यही जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि कावेरी 2.0 डेवलपमेंट और क्वालिफिकेशन के सभी ज़रूरी चरणों में सक्सेसफुली उसको पार कर लेता है, तब इसका एक बड़ा स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी विंडो हो सकती है। अब 2030 का जो दशक रहेगा ये पीरियड इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट हमेशा एक ही कॉन्फ़िगरेशन में पूरी सर्विस लाइफ नहीं बिताते। समय के साथ साथ एयरक्राफ्ट में नए रडार, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नए वेपन्स, नए कंप्यूटर्स, नए सेंसर्स और दूसरे अपग्रेड्स आते हैं। इसी तरह इंजन भी अपने लाइफ साइकिल के एक स्टेज पर ओवरहॉल या रिप्लेसमेंट की मांग कर सकता है। और अगर उस समय तक भारत के पास एक क्वालिफाइड इंडिजिनस इंजन मौजूद है तो सिर्फ ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, बल्कि भारत को अपने फाइटर फ्लीट के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में ज़्यादा ऑटोनॉमी देगा। तो अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कई लोग कावेरी 2.0 को एमका के इंजन प्रोग्राम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोनों के थ्रस्ट रिक्वायरमेंट अलग है। एमका एक हैवियर 5th जनरेशन फाइटर है और इसके लिए कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सैफरान के साथ 120 से लेकर 140 क्लिंटन क्लास का ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है वो तैयार किया जा रहा है। यानी स्ट्रेटजी ब्रॉडली दो स्तरों पर दिखाई देती है। एक तरफ 90 क्लिंटन कावेरी 2.0 जो मीडियम थ्रस्ट फाइटर एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, दूसरी तरफ 120 से 140 क्लिंटन क्लास का इंजन जो एमका जैसे हैवी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के लिए हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कावेरी 2.0 असफल प्रोग्राम है, क्योंकि एमका को पावर ये नहीं करेगा, बल्कि इसका उद्देश्य अलग है। भारत को अलग अलग फाइटर कैटेगरी के लिए अलग अलग थ्रस्ट क्लास के इंजन की ज़रूरत है, और यहीं पर पूरा काम इस समय किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं। 90 क्लिंटन क्लास का इंजन बनाना पूरा एक मक्खन काम नहीं है। इसके लिए हमें हज़ारों घंटों की रिलायबिलिटी पर काम करना पड़ सकता है। हाई टेम्परेचर जो टरबाइन कंपोनेंट्स हैं ये कितना टिकेंगे, क्या कंप्रेसर लगातार स्टेबल रहेगा, इंजन एल्टीट्यूड और स्पीड के अलग अलग कंडीशन में रिलायबल रहेगा, आफ्टर बर्नर लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से काम करेगा या नहीं, और भी महत्वपूर्ण चरण है जो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर अब एक बार शुरुआत हो चुकी है। देखना ये है कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है और ये तेजस में हमें कब तक देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि इस बार GTRE जिस कॉन्फिडेंस के साथ सामने आई है वो इस काम को पूरा कर लेगी? आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।